जैसा कि हमने अपने प्रथम एपिसोड में कहा था कि हम आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी गाय के महत्व से जुड़े विभिन्न विषयों पर एक एक करके आपको जानकारी देंगे। इसी कड़ी में आज हम गोमें अर्थात गोबर के लिए जानकारी लेकर आए हैं और ये इतना विस्तृत विषय है कि इसको हम 2 एपिसोड में कवर करेंगे। स्वदेशी गोवंश समृद्धि का प्रलय, इसमें ऊर्जा एवं जैविक खेती को हम आज कवर करेंगे। और इस कार्यक्रम में बीच बीच में हमारे साथ बहुत से बुद्धिजीवी और ऐसे लोग जो बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको भी जोड़ने जा रहे हैं आपके साथ। और हमारे मुख्य वक्ता हैं माननीय डॉक्टर एस.पी. गुप्ता जी, जो संस्थापक हैं कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान के, जो एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, जो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन हैं, जो IPA के महानिदेशक भी रह चुके हैं। इनका अपना इतना विस्तृत अनुभव है कि इनसे सुनना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इनको गुरुग्राम का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और आज ये व्यवहारिक रूप से पंचगव्य एवं गोमाता की सेवा में लगे हुए हैं। और इसलिए आइए आपको जोड़ती हूँ माननीय श्री गुप्ता जी से, जो आज के विषय पर अपने विचार रखेंगे। ओम सभी देशवासियों को, भाई बहनों को नमस्कार। और उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। जो गोबर है, ये आज विश्व में देखिए जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। ये मैं समझता हूँ भारतवर्ष की सारी ऊर्जा की पूर्ति जो है वो गोवंश कर सकता है। और आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है भी कैसे इसका फायदा उठाया जाए। तो इसलिए आज इसको हमारा पर्पज यही था, आत्मनिर्भर भारत या स्वावलंबी गौशालाएं। अब जब गौशालाएं हैं वो सारे डोनेशंस पे और उस पर आधारित हैं। इतनी दयनीय स्थिति है बहुत सी गौशालाओं की, गोवंश को पालना बड़ा कठिन हो रहा है। तो मेरा अनुभव है कामधेनु गोधाम में काम करने के बाद, अगर आप केवल गोवंश, केवल गोबर गव्य को ही आप अगर उसको अच्छी तरह से प्रयोग करें तो गौशालाएं स्वावलंबी बन सकती हैं। जैसे मैंने कहा, एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है ये। आज देखिए भौतिक जो विकास हम कर रहे हैं, सब जगह ऊर्जा की खपत रिक्वायरमेंट है। आप चाहें उद्योग में जाइए, उद्योगों का विकास हो, कृषि का विकास हो, या हमारी जो घरेलू सुविधाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनमें सारा ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं हम। और ये ऊर्जा की खपत जो है ना, इसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आज ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है हमारा? वो कच्चा तेल, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला। इस चीज़ को हम ज़्यादा यूज करते हैं।
और देखिए 1980 तक तो केवल हम 40% 70% तक जो है हम आत्मनिर्भर थे ये, और आज हम इतनी खपत बढ़ चुकी है कि आज हमारी जो प्रोडक्शन है केवल 25-30% ही है आज हमारी, और बाकी सब आयात करते हैं हम। उस आयात का ये प्रभाव है कि उसके कारण हमारा इम्बैलेंस, जो आयात और निर्यात का असंतुलन है, वो इतना बढ़ चुका है कि उससे हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा। तो इसलिए जब से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, तो इतना सार्थक होगा अगर हम इसको गोबर को आर्थिक रूप से प्रयोग करेंगे। इसको अगर हम इसका उचित रूप से प्रयोग करेंगे, ये इतना अद्भुत, इतना मूल्यवान है। जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था, ये स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ये जो मिर्जा मोती कुरैशी कसाब जमात था केस में, उस समय के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट श्री RC लाहौटी जी ने अपने ऑर्डर्स में बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया था। उन्होंने कहा था को डंग इज मोर वैल्यूएबल देन कोहिनूर डायमंड। आप देखिए, ये उन्होंने टिप्पणी वैसे ही नहीं की, वो वास्तव में उन्होंने स्टडी किया इसके ऊपर, इन्होंने जानकारी हासिल की और उसके बेस पे इन्होंने इसकी गणना की। उन्होंने उसका, अगर मैं डिटेल ऑर्डर में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई एक जो बैल है जो बूढ़ा बिल्कुल, उससे आप 40, मतलब आप देखिए 10 टन, 5 से 10 टन तो गोबर और फिर 40 बैलगाड़ी जो है वो खाद की बन सकती है। यानी हम ऊर्जा को इतना अच्छे ढंग से, जो ऊर्जा हमें जरूरत है, हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं पूरी। आज ज़्यादातर मैंने जैसे कहा, कृषि में भी आज इतनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट हो चुकी है उद्योगों के अलावा, और हमारी अपनी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और ये जो हम इतना आयात कर रहे हैं, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और इस बारे में देखिए, अभी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी ये इसमें सेक्शन जारी किए हैं, भाई जितनी डेयरीज हैं, गौशालाएं हैं, वहाँ पर गो वेस्ट हो जा रहा है, ढंग को वेस्ट किया जा रहा, बल्कि वो प्रदूषण को हमारे को खराब कर रहा है, प्रदूषण बढ़ा रहा है। उसके लिए उन्होंने जो है इसमें गाइडलाइन इशू किए हैं, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। डॉक्टर SK मित्तल जी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ वो इस बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है, मेरे बोलने के बाद बोलेंगे। लेकिन इस बारे में बड़ा लोगों में भ्रम है। मुझे किसी गो भक्त का फोन आया, भाई ये तो बड़ा गलत हुआ जी, उन्होंने ऐसी गाइडलाइन इशू कर दी। तो अगर उन गाइडलाइंस को पढ़े तो बड़ी सार्थक है, वो बड़ी पॉजिटिव वे से की गई हैं। उसमें यही इसी चीज पर जोर दिया गया है, भाई आप इस ढंग को आर्थिक रूप को सदुपयोग करो। आप एक तो आपको ऊर्जा मिलेगी इससे, दूसरा आपका सफाई अच्छी रहेगी, प्रदूषण नहीं होगा। तो इन्होंने बहुत सा उसमें डिटेल में कहा है। तो जो आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने में गोबर का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अब इसको क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, क्योंकि जो वैकल्पिक स्रोत है हमारा आज, उसको बनाएं। अब जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, उसकी जगह भी ये वैकल्पिक स्रोतों को, इसको अपनाने की जरूरत है आज। इसका हमें विकास भी करना चाहिए, प्रयोग भी करना चाहिए और प्रचलन भी करना चाहिए राष्ट्रीय आधार पर इसका। और जो ये हमारी पशुगत ऊर्जा है, ये जो गोवंश की जो ऊर्जा है, इसका क्या फायदा है देखिए। तो ये प्रदूषण रहित है, मैंने जैसे कहा। दूसरी, ये इससे आप स्वावलंबी बन सकते हो, और तीसरा ये बहुत सस्ती है। ये मतलब अजीब, इसमें इतनी जबरदस्त ऊर्जा है, आप इससे वो सारी प्राप्त कर सकते हैं।
और उसमें मैंने देखा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम इसमें जो ढंग को यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो बायोगैस है। इसलिए हमने आज इस कड़ी में, क्योंकि गोबर का इतना विस्तृत ये हमारा वो है गव्य, इसको केवल हम इसको यहाँ तक सीमित रखा है, बायोगैस और जैविक खेती तक। केवल इस विषय पर ही हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि लोग इसका पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। जो इसके प्रोडक्ट है वो दूसरे जो प्रयोग है वो हम दूसरे उसमें लेंगे कड़ी में। तो ये बायोगैस है। बायोगैस का कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने भी कई तरह के मॉडल इसमें बनाए हैं, और दो मॉडल विशेष रूप से, एक तो जो फ्लोटिंग डोम बोलते हैं जो, और दूसरा जो है ये फिक्स्ड डोम है। तो ये अपनी सुविधा अनुसार, भौगोलिक जैसी स्थिति है, जैसा आपका एनवायरनमेंट है, जैसा आपका जो एरिया है, उसको देखते हुए आप वैसे ही इसको कर सकते हैं। हमने कामधेनु आरोग्य, जो कामधेनु गोधाम में, जैसे मैंने पीछे बताया था, 4 तरह के बायोगैस लगाए हैं। वो इसलिए भी जो जिसको सूट करता है, क्योंकि रिसर्च सेंटर है ना, उसको देखते हुए, ताकि जो जिसको सुविधा हो और जिसको कन्वीनियंट हो वो लगाए। उसमें एक तो हमने 2 क्यूबिक मीटर का है जो दीनबंधु, जिसको जनता टाइप फिक्स डोम है वो। दूसरा जो है 85 क्यूबिक मीटर जो इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं, वो भी फिक्स डोम वाला है हमारा। और तीसरा हमने अब नया ये फैमिली टाइप, जनता टाइप जो है, उसमें गोबर के साथ साथ हम घर का जितना कचरा है, इवन जो टॉयलेट है, उसके साथ मिलके, ताकि गंदगी ना फैले, वो बड़ा सफल प्रयोग किया है। अगर वो समय हुआ तो उसके बाद में उसमें जो जैसे हम वहाँ पर वो कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे वीडियो के थ्रू। लेकिन और इसी के साथ साथ हम कोई 8 से 10 प्रकार की खादें वो भी बना रहे हैं इससे। वो भी आपको अगर समय हुआ तो प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे कैसे कायाकल्प कर सकते हैं हमारी कृषि में, हमारे खेती की बढ़ोतरी होने में। तो ये इस बायोगैस को, इसको घर घर में, हर एक गौशालाओं में होना चाहिए, गाँव में। ये हर घर, पहले घर घर में हम इसको प्रयोग करते थे गोबर को। अब आज क्या है, ये मोस्टली वेस्ट आता है। पहले तो इसकी लिपाई करते थे हम घरों में, कितना अच्छा इसकी जो है लिपाई से कितनी स्मूथ और कितना अच्छा रहता था, प्रदूषण रहित थे, मच्छर मक्खियों से आप रहते थे, स्वस्थ रहते थे। तो आज इसमें इतना सस्ता इंजन है ये, आप इससे, जैसे मैंने बताया था, आप इससे जनरेटर चला सकते हैं, बिजली पैदा कर ही सकते हैं, खाद बना सकते हैं। इसकी जो स्लरी है वो इतनी उपयोगी है। हमने वहाँ जो सड़क पत्थर की बनी हुई है उस पर मिट्टी डाल के इतनी ग्रीन घास पैदा करी केवल स्लरी से। इतनी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भरपूर मात्रा में है। और ये तो देखिए, जब आप बायोगैस में अब उसकी थोड़ा सा आप चर्चा करें तो उसमें 40% उसमें 60% उसमें मीथेन कार्बन ये होती है और 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये तो गैस में है। अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अलग कर लें, जैसे मैंने कहा था ना पिछली बार, सिलेंडर अगर उसको भर लें हम, वो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसको सिलेंडर का प्लांट लगा लें, उसको आप मीथेन को अलग कर, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके कार्बन डाइऑक्साइड को अलग यूज कर सकते हैं आप। वो बहुत यूजफुल रहता है हमारे कृषि क्षेत्र में भी वैसे। और दूसरा मीथेन, फिर उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसकी पावर। और ये कंपैरिजन में अगर करें इसका, ये बहुत सस्ती पड़ती है हमारी, जो हम जो सिलेंडर लेते हैं एलपीजी, उसके कंपैरिजन में। इवन आप मिट्टी का तेल है, आप कंपैरिजन करिए, यानी सबसे सस्ती पड़ती है ये, प्रदूषण रहित है ये। और इससे हम, मैंने कहा, लाइट भी जला सकते हैं, बल्ब जो है इससे बल्ब जला सकते हैं हम, चार्ज कर सकते हैं रहट के द्वारा, या
वैसे भी घुमाते रहे बैल के गाड़ी के साथ, तो हम इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये इससे रोजगार भी बढ़ता है और इससे मैंने जैसे कहा इसकी वो भी बढ़ती है, उर्वरक शक्ति बढ़ती है। और आप कुकिंग गैस में यूज करते हैं। अब गौशाला में तो मैंने जैसे पिछली बार भी बताया था, हम 3 सिलेंडर पर डे हमारे दलिया पे लगते थे, गाय को जो हम दलिया खिलाते हैं, आज वो टोटली बायोगैस से करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है भाई, जब आप बायोगैस लगाएंगे तो डंक का सबसे उत्तम प्रयोग कर पाओगे आप। एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वैसे ही नहीं कहा, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया है भाई आप बायोगैस लगाइए, और अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। सरकार इसमें सहायता भी करती है। मैं आपको जानकारी बताऊं, इसमें बहुत से स्टेट्स, हालांकि हर एक स्टेट के डिफरेंट नॉर्म्स हैं, सेंट्रल सब्सिडी मिलती है। तो आप बड़े बायोगैस प्लांट जैसे आपकी क्षमता है गोवंश के हिसाब से, तो दूसरे उसमें एनिमल्स को भी आप ले सकते हो। तो बायोगैस को तो हमने इतना इसकी अवेयरनेस लानी है लोगों में, ऊर्जा की हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कुछ हम पूरी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है दूसरे जो इसके जो खाद का प्रयोग है, वो खाद में जैसे मैंने पिछली बार कहा ना, हमारे को आज हम यूरिया और जो रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली हमारे सारे सिस्टम, सारे हेल्थ सिस्टम को दूषित कर दिया है। घर घर में आज बीमारी है, देखिए आप जहां भी। और देखिए ये क्या देखने में आया है, जैसे आप जितनी खाद अब यूज करेंगे, अगले साल आप अपनी, क्योंकि फर्टिलिटी कम हो जाती है जमीन की, उर्वरक शक्ति जो है कम हो जाती है, तब आप फिर अगले साल ज्यादा खाद डालते हैं। ऐसे ही लागत तो बढ़ जाती है खाद पे, उतनी आप जो है उसमें जहर हम खाते हैं। 15 से 20% जो है यूरिया जो है यूएसए में लगता है, हमारे 80% तक खाते हैं, बिल्कुल जहर बन जाता है ये। तो इसको हमने बदलने की जरूरत है। हेल्थ पे आज इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हम, पानी की नमी खत्म हो जाती है। मैंने कहा था ना पिछली बार भी, भाई 4 गुना पानी की जरूरत पड़ती है रासायनिक खाद में। वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है, और बादलों में इसमें गोबर में तो इतनी कैपेसिटी है, मैंने बताया था, ये पानी को भी सोख लेता। बरसात का पानी आएगा जब ये आप इस पे हम गाय को नहलाते हैं तो सोख लेता है, उससे ये वाटर लेवल बढ़ता है इसका। क्योंकि जो इसके जो गोबर में जो है एक झिल्ली होती है, क्रिस्टली बोलते हैं उसको, वो बादल को अट्रैक्ट करती है। फिर सूडोमोनास एक जीवाणु होता है, वो बादल को अट्रैक्ट करता है। यानी आप इससे, गोबर से ही आप पानी की कमी भी दूर कर सकते हैं। जो आज इतनी पानी का हाहाकार मचा हुआ है ना, कहते हैं भाई 2030 तक तो बिल्कुल पानी खत्म हो जाएगा। और यहाँ तो मैं जो कल परसों ही देख रहा था भाई, जो मेट्रो सिटीज हैं हमारे, इनमें तो लगता है 2 साल में ही खत्म हो जाएगी, 17-18 जो मेन शहर हैं। तो इन्हें बड़ी चिंता का विषय है। तो इसको केवल गोवंश का गोबर, अकेले वन गव्य है, वो अगर हम इसको ठीक सदुपयोग करें इसका, जस्टिस लाहौटी ने वैसे ही नहीं कहा, अगर उसका यूज करें तो डायमंड, कोहिनूर डायमंड उससे ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। लेकिन आप देखते कितना वेस्ट हो रहा है आज। 70% लोग आज भी गाँव में रहते हैं हमारे, वहाँ गोबर की वैल्यू नहीं पता। थोड़ा बहुत अपना ईंधन के लिए यूज कर लेते हैं, वो लेडीज जो अपना उपले बना लेती हैं, बाकी तो सब ड्रेन्स में जाता है। कितना वेस्टेज है, प्रदूषण तो अलग ही वो होता है। तो इसको बड़े ठीक ढंग से करने की जरूरत है, और तभी इसका हम स्वावलंबी गौशालाएं हो सकती है केवल गोबर के अगर उचित प्रयोग से, क्योंकि सारी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी आपकी। और सबसे बड़ी बात, हर गांव स्वावलंबी बन सकता है जब ऊर्जा मिलेगी आपको, आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, खाद की रिक्वायरमेंट आपकी सारी पूरी हो जाएगी, और जो हेल्थ आपका सिस्टम वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आज बीमारियां जो हैं केवल हम ये रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं,
और दूसरे जो कीटनाशक हैं, वो खरपतवार पैदा होती है जो, तो उसमें भी गोबर का बहुत बड़ा रोल है। मूत्र के साथ मिलके ये खादें जितनी बनती हैं, आपकी खरपतवार भी नहीं होगी। और उत्तम कोटि का जो है ये कीटनाशक है ये, और उस पर हम इतने पैसे खर्च करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो खादों पर इतना पैसा खर्च करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में बनाते हैं इतनी रासायनिक खादें, उस पैसे को हम अगर बचा के इधर गांव में लगा दें, अपना गांव के विकास में, तो वही स्वावलंबी बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, केवल गोबर से ही। क्योंकि खाद का इसको प्रयोग करें, ऊर्जा पैदा करें, पानी की नमी कम होगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और दूसरी बात, आपको रोजगार, गांव में आज रोजगार की कितनी बड़ी समस्या है, रोजगार मिलेगा आपको। और देखिए, इससे तो गोबर से तो अद्भुत, आप जब हम प्रोडक्ट आपको बताएंगे ना, क्या क्या प्रोडक्ट आप जो अगली कड़ी आएगी, अनेकों प्रोडक्ट बनते हैं इसके, वो एक अलग से लेंगे हम, बड़ा विषय वो है। लेकिन इसको हमें योजनाबद्ध तरीके से, केवल गोबर को सभी गौशालाओं को पहले वो करें। और जो सरकार है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें हैं, वो सभी गौशालाओं को इस चीज के लिए जगह जगह, एक तो हर एक गौशालाओं के लिए कंपलसरी करें वो, भाई वो बायोगैस प्लांट लगाए, फिर खाद बनाए वो, और आसपास के गांव में वही खाद दें, सरकार उसे मदद करे। और विशेष तौर से जो हमारे बेसहारा जो गोवंश है, वो इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा एक, क्योंकि सबसे ज्यादा उनका गोबर और मूत्र कोई यूज नहीं होता, और गोबर और मूत्र मिलके बहुत अच्छे उत्तम किस्म के, मैंने बताया ना, कीटनाशक भी बनते हैं और ये मेडिसिन में भी काम आता है। तो इसको हमें बहुत उसकी करने की जरूरत है। बाकी जो, क्योंकि मैं इस पर आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ एक हमने अपने जो इस पे अपने कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मैंने डॉक्टर एस.के. मित्तल का कहा, उन्होंने भी बड़ी स्टडी की है। एक हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र विजय हैं, डॉक्टर, जो IIT दिल्ली में इतने सालों से उन्होंने किया, आज उन्नत भारत अभियान से भी जुड़े हैं वो, और गो जितने बायोगैस हैं उस पर उनकी बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज है, जगह जगह उनके व्याख्यान होते हैं। और वो लोगों में इतनी, वो जब लोगों को जागृति आएगी तभी जाकर हम इसको अच्छी प्रकार यूज करेंगे। हमने उनको भी आज अनुरोध करा, उनका भी हम थोड़ी वो कोशिश करेंगे उनको भी आज जोड़ने की। तो मैं आज ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जो साथी हैं उनके विचार सुने, फिर जरूरत हुई तो मैं दोबारा से फिर आप में जुड़ूंगा। तो मेरा अनुरोध ये है, अगर इसी की कोई वीडियो अगर हमारे पास है, जैसे कामधेनु में वहाँ बायोगैस की अगर है उपलब्ध, वो दिखा दे, नहीं तो फिर आप अगले वक्ता को कह सकते हैं और उनसे पहले वो ले लें, तो मैं जब चाहे मैं जुड़ सकता हूँ। जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर एस.के. मित्तल जी मौजूद हैं। मित्तल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्तल, आप सुन पा रहे हैं आवाज को? बहुत जोर से सुन रहा हूँ। बारिश हो रही है, बारिश की तरह आवाज खनक रही है भाई साहब की और सुखिंदर की। हाँ, क्या मैं शुरू करूं? मेरी आवाज अब तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है? अब आ रही है। आपका परिचय पहले कि मित्तल जी शुरू करें। वैसे ये परिचय, मित्तल जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य हैं, कर्नाटका एनिमल वेलफेयर बोर्ड के लीगल कमेटी के मेंबर भी हैं। और अच्छी बात है कि इस विषय पर इनका विशेष अनुभव है, तो हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसा कि आज का हमारा विषय है जैविक खाद एवं ऊर्जा के आधार पर हम किस तरह से गोबर और गोमय को हम आमतौर पर लोग कहते हैं कि इसके दिमाग में गोबर भरा है। गोबर को बहुत निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन गोबर से हम समृद्धि की ओर अगर जाएं तो हम इसको रोजगार एवं आर्थिक विकास से देश के कैसे जोड़ सकते हैं। इस विषय पर
हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. मित्तल जी। मित्तल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले गौ माता की जय। आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई साहब को प्रणाम। आ रही है। मेरे श्रोता, मेरे प्रणाम। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमारे को देश के अंदर में इस गो रक्षा के अभियान को आगे बढ़ाने के अंदर में। इसी विषय से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रति सप्ताह चालू की गई है और आज का विषय है स्वदेशी गोवंश समृद्धि का पर्याय, ऊर्जा व जैविक खेती। साथियों, आदिकाल से हमारा गोवंश प्रकृति का और स्वदेश क्या पूरे विदेश का भी पालनहार रहा है और रहेगा। देश की आजादी दो बैलों की जोड़ी ने दिलवाई थी। हमारी इंदिरा जी की नैया गाय बछड़े ने पार लगाई थी। साथियों, जब से इसको हाथ दिखाया है, देखो कैसा समय पाया है। आज हमें इसे फिर उसी ऊंचाई पर ले जाना है। गौमूत्र, गोबर और दूध दही को पुनः आजमाना है। साथियों, जब हम बात करते हैं, पहले हमारे पास में कुछ आंकड़ों का खेल होना चाहिए कि देश में लगभग आंकड़ों के हिसाब से 27-28 करोड़ के लगभग हमारे पास में लाइव स्टॉक है, जिसको हम अपने संज्ञान में ले रहे हैं। छोटे प्राणी भी बहुत हैं, लेकिन ये प्रति 5 साल की जनगणना के अंदर में इनमें लगभग 16% का हास गिरावट आ रही है। कारण यही है कि आजादी के समय जो वायदा किया गया था कि कलम की पहली नोक से हम देश में गोवंश की हत्या बंद कर देंगे, वो पूरा नहीं हुआ और हमारे को ऐसे मार्ग पे डाल दिया गया जिसमें कि गोवंश का ही निरंतर वध हुआ। यानी लगभग 400 करोड़ से ज्यादा गोवंश को हम अब तक काट चुके हैं। उस कारण से फिर भी आज हमें आगे बढ़ना है। हम जो है शायद 30 करोड़ से 130 करोड़ हो गए हैं और ये जो है, जो कि हमारे से ज्यादा गति से आगे बढ़ता है। हम दो, हमारे दो, हम दो एक, हमारा एक। और जबकि एक गाय अपने जीवन काल में कम से कम 8-10 ब्यात उसको जरूर आती है और वो जो है पशुधन का उत्पादन करती है। कोई भी आज जो कट रहा है स्वदेशी, जब हम बात करते हैं, हमारा देश ग्रामीण व्यवस्था का देश है, जिसमें कि लगभग 7,60,000 गांव बताए जाते हैं, जिसके अंदर में खेती मुख्य व्यवसाय है, दूध पालन है और जो है पहले उस गांव की अर्थव्यवस्था का केंद्र हमारा बैल होता था। गाय हमारी सेहत का, दूध का पालन करती थी और जो है हमारे गांव में, हरियाणा में खास तौर पर बूंगे और बटोरे की लड़ाई हुआ करती थी कि हम बूंगा बनाते थे। साल में जब फसल आती थी उसका चारे का, और बिटोड़ा बनता था गोबर का। बूंगा खत्म हो जाता था और बिटोड़ा बढ़ता जाता था। ये हमारे गांव में माननीय गुप्ता जी इसको कंफर्म करेंगे। साथियों, लेकिन आज क्या हो गया है, सबसे बड़ी मार हमारे जो है बैल के ऊपर में पड़ी है, जिसको कि हम जो है एक विद्युत का सोर्स पाते हैं, परिवहन का सोर्स पाते हैं, खेती का सोर्स पाते हैं, उसको हर जगह से निकाल दिया गया है। साथियों, इसका परिणाम तो हम भुगत ही रहे हैं। आज हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। आज हमारा देश जो है, आज हमारे माता के स्तन का दूध भी जो है वो रासायनिक हो चुका है, क्योंकि हमने अपने पशुओं को, हमारे गोवंश को ध्यान में नहीं दे करके उनको उसकी जगह पर हम ट्रैक्टर ले आए, ट्यूबवेल ले आए, बोरवेल ले आए, हार्वेस्टर कंबाइन ले आए, एक्सपेलर ले आए। हर जगह मार पड़ी हमारे पशुधन के ऊपर में। आज इसका स्रोत जो है औद्योगिक, ग्रामीण उद्योग के अंदर में, जो कि बैल सर्वोपरि होता था। चाहे हमारे को सिंचाई करनी हो, चाहे हमारा रहट चलना हो, चाहे हमारी ढेकुली चलनी हो, चाहे हमारा हर जगह पर बैल लगता था।
आज हमें कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। परिवहन के अंदर में जो हमारी बैलगाड़ियां होती थी, जो कि हमारे पुरातन काल की लड़ाइयों के अंदर में सांडनी कही जाती थी, जो कि घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ती थी, और हर लड़ाई के अंदर में आप उनकी फोटो देख सकते हैं। आज उनको वहां से हटा करके वो टेम्पो आ गए हैं, ट्रक आ गए हैं। जहां तक ऊर्जा का सवाल है, मैं ऊर्जा के अंदर में खाली विद्युत ऊर्जा ही नहीं, मैं परिवहन ऊर्जा की भी आपसे बात करूंगा। मैं आपके साथ में जो हमारे खेती के अंदर में जो ऊर्जा चाहिए उसकी भी बात करूंगा। साथियों, ये आज के मैकेनिज्म का और हमारे पशुधन का जब तक हम मेल नहीं करेंगे, यानी हम ऐसे यंत्र बन चुके हैं और बनाए जा रहे हैं और बनाने चाहिए जिसमें कि हमारे पशुधन का अधिक से अधिक उपयोग हो उस कार्य को पूरा करने में। एक बैल को हम लोग लगभग 8 हॉर्स पावर शक्ति वाला मानते हैं। गाय को तो हम दूध बढ़ा करके फिर बचा लेंगे। आज वही एवरेज जो है 1/1 के सामने 6 की हो गई है, यानी एक बैल के सामने 6 या 7 गाय हो गई है। लेकिन क्या अच्छी गाय, क्या अच्छी बैल के बगैर हम प्राप्त कर सकते हैं? साथियों, नंदी, जिसको कि भगवान शिव का वाहन कहा गया, जो कि आदि काल से भगवान शिव को ढोता आ रहा है। जब हमने गुप्ता जी ने मेरे को जेलीकट्टू के काम के लिए जब भेजा, तो अब हमने उस बैल शक्ति को देखा तमिलनाडु के अंदर में कि कैसे उस बैल शक्ति का उपयोग होता है, किस तरीके से वहां के लोगों को उसकी पूजा भी करते हैं। तो ये इसका कहना ये है कि वो हमारे आमोद प्रमोद और हमारे जो है मानसिक विकास का भी साधन हमारा यही गोवंश है। पहले बात करते हैं हम लोग परिवहन की। मैं चाइना गया था, चाइना कई बार जाना हुआ मेरा, लेकिन प्रथम टाइम मेरे को कर्नाटका गवर्नमेंट के डेलीगेशन में जाने का मौका मिला था। वहां पर मेरे को एक बड़ा केंद्र बिंदु मिला था बात का, कि हमने कहा कि आप ये जो है कोयले से भट्टियां क्यों चला रहे हैं? तो उन्होंने कहा जो हमारे देश में सबसे अधिक होता है उसको हम उपयोग करते हैं। हमारे पास में मैन पावर है और हमारे पास में कोल पावर है। हम सबसे ज्यादा कोल यूज करते हैं और अपने जहां भी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आती हैं उसके जो कि हमारे मानवों को रोकती हैं वो पार्ट निकाल करके हम वो प्रोटोटाइप देते हैं। उससे मैंने एक योजना बनाई कि बुल स्टोरी, उसके अंदर में लिखा कि क्या हम जो है एक बैलगाड़ी 2 टन माल को ले जा सकती है अगर उसमें न्यूमेटिक टायर लगे हुए हों। हमारा बैल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जो कि 4 घंटे खूब आराम से चल सकता है। बिल्कुल सही है कि मैं मैसूर रहता हूं, बेंगलोर मेरे यहाँ से 140 किलोमीटर है। जैसे दिल्ली से रोहतक है, दिल्ली से पानीपत है, दिल्ली से मथुरा है। बैल नहीं जा सकता, लेकिन बैलगाड़ी जा सकती है अगर हम जो है हर 30 किलोमीटर पे बैलों का परिवर्तन कर दें। इसका आर्थिक रूप से हमने जब स्टडी किया तो एक ट्रक जो है जिसमें कि 10 टन माल लेके जाया जाता है, उसके लिए हमें 5 बैलगाड़ी चाहिए जो कि उसके उस समय के अनुसार माल को देंगी। और हमने देखा कि उस ट्रक के अंदर में लगभग 70 पैसे किलो जो है वो चार्ज करते हैं, 1 रुपए किलो चार्ज करते हैं, यानी 8 से 10 हजार रुपया डीजल लगता है। देश के अंदर में देश के हम जो है हमारे पास में डीजल और पेट्रोल की इतनी अधिक कमी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा उस परिवहन में लगाया जाता है जो कि हमारी बैलगाड़ियां बचा सकती हैं। वो घर से माल उठा सकती हैं और घर पे जाके दे सकती हैं, और उसी 24 घंटे के अंदर में जो कि ट्रक को माल देते हैं और लेते हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। और उससे हमारे ग्रामीण को रोजगार मिलेगा, हमारे जो अनपढ़ है उनको रोजगार मिलेगा और हमारी बैल शक्ति का उपयोग होगा। शायद आप लोग इस बात से सहमत होंगे। फिर आता है विद्युत उत्पादन का काम। विद्युत उत्पादन के अंदर में हमारे पास में 2 रास्ते हैं। सीधा बैल शक्ति का उपयोग करना, यानी कि जो हम 8 हॉर्स पावर कह रहे हैं, ऐसे कितने यंत्र बन चुके हैं जो कि सीधा विद्युत उत्पादन करते हैं, जो कि हमारे जो गांव का नॉन पीक लोड है उसको पूरा करने में सक्षम है। और जो जिसको हमें पीक लोड का करना है तो हमारे पास में बायोगैस का इतना बड़ा साधन है। आज हमारे पास में इतने जनरेटर के उत्पादक हैं। हमने ये बायोगैस का जनरेटर आज से 15 साल पहले अपनी गौशाला में लगाया था 10 किलोवाट का, और उस समय हमारे को
उसके डीजल और बायोगैस को कन्वर्शन के लिए यंत्र लाने के लिए दिक्कत आई थी। लेकिन आज तो ये बड़े अच्छे उपलब्ध हैं, आज 100-200 किलोवाट के जनरेटर बन रहे हैं। साथियों, हमें जो है इस विषय पर सोचना चाहिए कि जो बिजली आज हम 6 रुपए यूनिट में खरीद रहे हैं, अगर वही बैल हमारे को दिन में 8 घंटे यानी कि लगभग 40 यूनिट दे रहा है, तो वो हमारे को लगभग 300 रुपए की, यानी जो है 30 से 40 रुपए की हमारे को बिजली दे सकता है। जबकि हमारा लगा कुछ नहीं, हमारे पास में बायोगैस अलग आ गई और खाद बनाने के लिए सैलरी अलग आ गई, हमारे खेतों को जिसकी जरूरत है। साथियों, आज जो है हर गांव के अंदर में अलग अलग योजनाओं के अंदर में खंबे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन क्या उन्हें बिजली आती है? आज जो है सड़कें तो जो है बना दी गई हैं, क्या उसके अंदर में हाईवेज को छोड़ दीजिए, गांव के अंदर में क्या वो हम अपनी गाड़ियों को ले जाने पसंद करते हैं? अगर आज हमारे को कामधेनु गोदाम तक जाना है तो भी हमारे को 4 बार ये देखना होगा कि सड़क कहाँ से ठीक है, कौन से रास्ते से जाएं, लेकिन हमारी बैलगाड़ी जाने को तैयार है। हमारे को जो है ये सारे साधन सब जो है, ये इतना बड़ा विषय है। हमारे अगर विजय जी आ गए हैं मेरे ख्याल में, मैं देख रहा हूँ सामने विजय। डॉक्टर विजय जी नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार, बहुत अच्छा। कैसे पिछले 20 साल में? जी नमस्कार। प्रोफेसर विजय विजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। घर में भोजन किया था ऐसे मित्तल जी से मैं अनुरोध करूंगी, चल रही है, लेकिन आज जो है आज हमारे अनुरोध करूंगी कि मुझे लगता है अपना कि ब्रीफ में करें। कृपया संक्षिप्त हाँ, में वो बोलो, बस कर ही रहे हो। बहुत सारी बनाई है, उसका क्रियान्वयन का टाइम आया है। देश की 15,000 गौशालाएं जो कि हमारा केंद्र है, जिसके अंदर में देश की गोवंश का 1% के लगभग निवास करता है। 1% भी शायद नहीं होगा। 99% गोवंश हमारा ग्वालियर किसानों के घर में रहता है, गांव में रहता है। आज उन गौशालाओं को हम अपना मॉडल बनाए, उनको अपने केंद्र में लाकर। शशि को जोड़ो। जी कुछ बोल रहे हैं? जब मेरा टाइम समाप्त हो बता देना भाई, मैं चुप हो जाऊंगा। हाँ जी, आपका समय समाप्त होने वाला है, बस हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद। अब बोलने के बहुत बार मौके मिलेंगे, अभी तो शुरुआत है। आइए मिलकर के। प्रोफेसर वीरेंद्र से करते, प्रोफेसर वीरेंद्र से। आपके व्याख्यान इतने अच्छे होते हैं कि हम बीच में टोक नहीं पाते। नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नियंत्रण सब पर होना चाहिए। धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं प्रोफेसर वीरेंद्र विजय जी, जो IIT में प्रोफेसर रह चुके हैं और ये उन्नत भारत अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और बायोगैस पर अगर मैं कहूँ तो व्यवहारिक तरीके से हमें विस्तृत जानकारी कई बिंदुओं पर इनसे हमें प्राप्त हो सकती है। और ये हमारे साथ आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे हम गोमय से बायोगैस प्राप्त कर सकते हैं और उसका हमें क्या लाभ हो सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगी प्रोफेसर वीरेंद्र विजय जी से कि कृपया वो इस विषय पर प्रकाश डालें। आपका स्वागत है प्रोफेसर वीरेंद्र विजय जी। नमस्कार श्री SP गुप्ता जी, मित्तल साहब नमस्कार। नमस्कार। और इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित सभी लोग जो कि गाय, पंचगव्य और देश में किस तरह से गाय आधारित अर्थव्यवस्था को हम बढ़ावा दे सकते हैं, जुड़े हुए लोग। आज दिन में गुप्ता जी ने आग्रह किया कि मैं थोड़ी देर आप लोगों के सामने गाय और गोवंश ऊर्जा एवं जो गोबर गैस है इससे, उस पर थोड़ी अपनी बात रखूं। तो मेरा एक कार्यक्रम अभी चंडीगढ़ में चल ही रहा था। हम पिछले 3 दिन से वो कार्यक्रम कर रहे थे कि किस तरह जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश भर में, उसमें किस तरह से हम गाँव में रूरल लाइवलीहुड टेक्नोलॉजीज को ले जा सकते हैं। तो आज पूरे इंडिया में हमारे 2 ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश में नेरिस्ट कर रहा है, एक चंडीगढ़ से NITTR।
तो जो नेरिस्ट कर रहा है उसमें लगभग 1000 के लगभग कॉलेजेस जुड़े हुए हैं पूरे देश भर की। जो चंडीगढ़ में कर रहे थे उसमें लगभग 150 डिस्ट्रिक्ट से, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के कॉलेजेस जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अपने कॉलेज के आसपास गाँवों को एडॉप्ट किया है और गाँव के विकास के लिए काम कर रहे हैं उन्नत भारत अभियान में। तो क्योंकि पंचगव्य गाय का विषय था तो मैं आग्रह को टाल नहीं सकता था, तो माननीय गुप्ता जी के कहने पे मैं उधर से उनको वहीं अभी क्लोज करके इधर पहुंचा हूं। तो जो विषय है बहुत ही गूढ़ है और पिछले जो 100 साल का हमारा डेवलपमेंट हुआ पूरी दुनिया का, उसमें जो पिछले मार्च 2020 के बाद हम देख रहे हैं, तो जो पिछले 100 साल का डेवलपमेंट हुआ, जो डेवलपमेंट मॉडल था, जो डेवलपमेंट पैराडाइम था, उसने हमको कहाँ का छोड़ा। उसने हमारे को क्या किया कि पूरा हमारी हवा प्रदूषित हो गई, हमारा पानी प्रदूषित हो गया, हमारा जमीन प्रदूषित हो गया, हमारा स्वास्थ्य प्रदूषित हो गया, हमारे को कम से कम रोजगार उपलब्ध हुआ और पूरी दुनिया गांव से उठ के शहर में आके बसने लगी और गांव की हालत खराब हो गई, कृषि की हालत खराब हो गई। हमारे जो व्यवस्था थी, गांव की व्यवस्था थी, कारीगर, जो हमारे गाय की कृषि और जो हमारे जानवर, उन सब की जो इकोनॉमी में पॉसिबिलिटी थी वो लगभग कम हो गई, वो लगभग खत्म हो गई और इसलिए हमारे गांव बिल्कुल पिछड़ गए, शहर बहुत आगे बढ़ गए। और अब जो पिछले 20-30 सालों में देखने में आया कि शहरों में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, इतना ज़्यादा कंजेशन हो गया है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, इतनी ज़्यादा अव्यवस्था हो गई है। तो हम सोच रहे थे कि आने वाले 10 साल में पूरी दुनिया में वापस बदलाव आएगा और लोग बाग वापस गांव, शहरों से गांव की तरफ लौटेंगे और गांव ही वापस केंद्र बनेंगे। परंतु ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि खाली मार्च 2020 से जून 2020 के बीच में 1 करोड़ से अधिक मजदूर वर्ग शहरों से वापस गांव में पहुंच गया, अपनी जगह पे पहुंच गया, अपने गांव में पहुंच गया, अपने नेटिव जगह पे पहुंच रहा है। और वो उसमें से बहुत सारे लोग वापस शहर नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? उन्होंने देख लिया कि शहर की स्थिति क्या है। एक खोली में, एक स्लम में, एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहना। अब कोरोना संकट में कोई भी आप सेल्फ डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो एक एक कमरे में अगर 8 लोग रहेंगे तो कैसे वो सक्सेसफुली रह सकते हैं। फिर जो इंडस्ट्री का क्या हालत हुआ वो आपने देख लिया। पूरी दुनिया, पूरी इंडस्ट्री धड़ाम से नीचे आ गई, जमीन पे आ गई। आप देखिए कि न्यूयॉर्क की क्या हालत है, इकोनॉमी की वहाँ की क्या हालत है, इंडिया की क्या हालत है, जापान की क्या हालत है, इटली की क्या हालत है, स्पेन की क्या हालत है, ब्राज़ील की क्या हालत है। इसका मतलब पूरी दुनिया में जो एक छोटा सा वायरस था उसने पूरे दुनिया पे अपना कमांड चला दिया। आदमियों को उन्होंने कहा घर के अंदर रहिए, आप बाहर नहीं आ सकते, आप किसी से गले नहीं मिल सकते, आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते, आप किसी के साथ खाना नहीं खा सकते, आप किसी से चाय नहीं पी सकते। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, उन्होंने लोगों से हमको दूर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन हो, हम चाहे चांद पे पहुंच जाएं, चाहे मंगल ग्रह पे पहुंच जाएं, हमारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी है। जो प्रकृति है वो हमसे ऊपर है। आपको ये एहसास करना पड़ेगा, हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी, ये पैराडाइम, ये डेवलपमेंट मॉडल हमको छोड़ना पड़ेगा और एक नए डेवलपमेंट मॉडल में हमको शुरू होना पड़ेगा 2020 के बाद, कि किस तरह से हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो फिलोसॉफी है इस देश की, वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे जो है हम लोग पालन करते हैं कि किस तरह से हम प्रकृति को पूजते हैं, किस तरह से जानवरों को पूजते हैं, किस तरह के पेड़ पौधों को पूजते हैं, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये तो एक छोटा सा बैकग्राउंड था कि इस कोविड-19 के बाद में जो दुनिया बनने वाली है, जो परिस्थितियां बनने वाली है, जो आत्मनिर्भर के लिए प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, जो हमारे गाँवों को वास्तव में आत्मनिर्भर होना होगा, जो गांधी जी का विजन था उसको हम किस तरह से साकार कर पाएंगे, ग्राम स्वराज को। तो उसको अगर सारी चीज़ों का निचोड़ निकालें तो हमें वापस वही गाय आधारित संस्कृति पे जाना पड़ेगा, गाय आधारित इकोनॉमी पे जाना पड़ेगा। और गाय आधारित इकोनॉमी अभी जैसे कि सिंगल साहब कह रहे थे, मित्तल साहब कह रहे थे कि ऊर्जा के लिए हो सकती है, खेती के लिए हो सकती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हो सकती है, हमारे रोग दूर करने के लिए हो सकती हैं। साथ में ही जो बैल ऊर्जा है उसका भी हमको पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब गाय होगी तभी बैल होगा, जब बैल होगा तभी गाय होगी।
खाली ये नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में गाय गाय हो जाए और बैल एक भी नहीं रहे। तो हमको उस तारतम्य के साथ, उस प्रकृति के साथ तालमेल के साथ कैसे आगे बढ़ना है, तो इसके बारे में और वक्ताओं ने भी कहा है। तो जो इसमें गोबर गैस का हम उपयोग करके किस तरह से हमारी गांव की हैसियत को, हमारे घर की हैसियत को, हमारी ऊर्जा की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में 2 मिनट में बात करूंगा। कि आप देखिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पशुपालन, पशु शक्ति है तो हमारे देश में लगभग 30 करोड़ है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम ह्यूमन एनिमल रेशियो जो था वो 1:1 था। मतलब हम 32 करोड़ लोग थे, 32 करोड़ जानवर थे, डोमेस्टिक एनिमल। आज हम कितने हैं? 130 करोड़ आदमी हैं और खाली 30 करोड़ जानवर हैं। मतलब 1:1 रेशियो जो ह्यूमन एनिमल था वो आज हो गया 4:1, 4.5:1 कि आदमी तो हो गया 4.5 गुना, जानवर रह गया खाली 1 गुना। तो ये तो तालमेल कितना बिगड़ गया है आप सोच सकते हैं। फिर गांव कैसे बिगड़ा वो भी आपने देख लिया पिछले 70 साल में, किस तरह से गांव की हालत हुई है कि शहर गांव में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी युवक आदमी रहना नहीं चाहता। खाली बूढ़े आदमी, औरतें, बच्चे रहना चाहते हैं और खाली खेती करने वाले रहना चाहते हैं जिनकी ज़्यादा उम्मीद पैदावार नहीं होती या ज़्यादा कमाई नहीं हो सकती। तो उसको कैसे बदला जाए, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने पिछले कई बायोगैस पे हम लोग कुछ सालों से काम कर रहे हैं। पूरा देश कई सालों से काम कर रहा है। 1981 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया प्रोग्राम। अभी तक लगभग 50 लाख बायोगैस प्लांट बन गए। पर बायोगैस की स्थिति क्या है? अभी भी आम आदमी की दृष्टि में किसी से पूछो कि बायोगैस लगाना चाहोगे क्या तुम, तो मना कर देगा, नहीं बेकार की चीज़ है, काम की चीज़ नहीं है, गैस नहीं आती है, जितनी हमको ज़रूरत है उतने गैस नहीं होती है, और कोई ख़राब होता है ठीक करने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि अभी भी आम आदमी की नज़र में बायोगैस एक अच्छा पर्याय नहीं बना है। तो जबकि पूरी दुनिया में जब मैं आज देखता हूँ, मैं चाहे अमेरिका जाता हूँ, चाहे लंदन जाता हूँ, चाहे जापान जाता हूँ, चाहे चाइना जाता हूँ, चाहे इटली जाता हूँ, अभी पिछले 5-10 साल से मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग मेरे को बायोगैस पे लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि सबसे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो सकती है वेस्ट मैनेजमेंट की, वो बायोगैस से बढ़िया कोई है नहीं दुनिया में। मतलब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी हमारा कृषि का अपशिष्ट है, हमारा मलमूत्र है, जानवरों का मलमूत्र है, जो भी ऑर्गेनिक है, उसको सबसे बढ़िया तरीके से अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज़ करना है तो उसका माध्यम खाली बायोगैस टेक्नोलॉजी है। ये लोग अब समझ में आने लगी है। इसलिए शहरों में भी, दिल्ली में भी, बड़े शहरों में भी म्यूनसिपलिटियों ने भी शुरू कर दिया है कि नहीं, जो भी हमारा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का ऑर्गेनिक कंपोनेंट है हम उसकी बायोगैस बनाएंगे। गांव में तो इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता कि गांव के जो जानवर है, गोबर सबसे बढ़िया साधन है बायोगैस बनाने के लिए। और हमारे देश में सबसे बड़ा स्कीम चला, अभी तक लगभग 50 लाख बायोगैस संयंत्र पे, मैं कह रहा हूँ 50 लाख 60,000 बायोगैस संयंत्र पे भारत सरकार ने सब्सिडी दी है अभी तक। इसका मतलब यह कि हर गांव में लगभग 6 या 7 बायोगैस प्लांट एवरेज होना चाहिए, है तो नहीं जमीन पे। अब बायोगैस जब 50 लाख 60,000 बायोगैस प्लांट पे सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी अभी तक और प्लांट है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे प्लांट तो अपने लाइफ जी चुके। किसी की 10 साल की लाइफ मानिए, 15 साल की लाइफ मानिए, 5 साल की लाइफ मानिए। तो जो 1980 में बने थे, 90 में बने थे, 2000 में बने थे, वो तो अपनी ज़िंदगी जी चुके बायोगैस प्लांट, उनका तो पूरा हो चुका काल। मगर जो अभी पिछले 10-20 साल में बने हैं, 10 साल में बने हैं, 5 साल में बने हैं, उनको तो चलना चाहिए। मगर लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। परंतु जो चलाते हैं, जो समझते हैं, जो यूज कर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं भारत में भी और विदेश में भी बायोगैस प्लांट जो पिछले 50 साल से चल रहे हैं, 40 साल से चल रहे हैं, 30 साल से चल रहे हैं, 20 साल से चल रहे हैं, 10 साल से चल रहे हैं, 1 साल से चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो चलाना चाहता है, जो उसको समझ गया है उसकी उपयोगिता को, वो तो बायोगैस प्लांट को अच्छे से चला रहा है। मेरे IIT दिल्ली में मेरे एकेडमिक क्लासेज के बीच में एक बायोगैस प्लांट लगा है। पिछले 35 साल से वो बायोगैस प्लांट चल रहा है और बड़ी खुशी है मुझे बताते हुए आप सब लोगों को कि पहले गोबर से चलता था। अब गोबर पिछले 8-10 साल से जो भी आसपास की गौशालाएं थी या डेयरी था कॉम्प्लेक्स, वो दूर चला गया। दिल्ली में गोबर हो नहीं सकता, तो हम लोग उसको कैसे चला रहे हैं? हम IIT दिल्ली में रहने वाले 200 प्रोफेसर के घरों से
किचन से निकलने वाला वेस्ट निकालते हैं, किचन वेस्ट हम ला रहे हैं और वो उसको पल्वराइज करके हमारे बायोगैस प्लांट में डालते हैं, उससे बायोगैस बन रही है। पिछले 8 साल से हमारा प्लांट घरों से आने वाले जो किचन वेस्ट है उससे 20 क्यूबिक मीटर गैस पर डे बना रहा है। फिर उस गैस को मैं प्योरीफाई करता हूँ और मेरी गाड़ी पिछले 8 साल से बायोगैस पे चल रही है। अकेली गाड़ी है पूरे इंडिया की, पूरी दुनिया की, जो पूरी बायोगैस पे चलती है। किचन वेस्ट जो घरों में निकल रहा है, तो आप देखिए कि हमारी जो गाड़ी है वैगन आर है, उसका जो एवरेज है बायोगैस पे वो है 20 किलोमीटर, 20.5 किलोमीटर का। मतलब सिटी ड्राइव में इतना बढ़िया उसका एवरेज है कि वो 20.5 का इसने एवरेज दिया है। उसका जो पॉल्यूशन लेवल है वो चाहे पेट्रोल से चलने वाली वैसी गाड़ी हो या सीएनजी पे चलने वाली गाड़ी हो, उससे भी बेहतर है। तो आने वाले समय में अब दुनिया में हमको जो प्रोफेसर साहब, जी प्रोफेसर साहब क्षमा कीजिए, लोग हमारे दर्शक आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये लता जाजोड़िया जी, कि हाँ। ये ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं इसको। यदि कोई ये करना चाहे, बायोगैस का प्लांट लगाना चाहे, जी 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 वो आप कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे आप इसको भर से करते हैं। जी। तो ये बायोगैस में प्रश्न है आपके लिए स्पेशल हमारे। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ जी। धन्यवाद। जो बायोगैस है उसमें मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 गैस होती है। कि कोई भी मटेरियल चाहे गोबर से हो, चाहे मलमूत्र से हो, चाहे एग्रीकल्चर रेजिड्यू से हो, बायोगैस जो बन रही है उसमें लगभग 60% के लगभग मीथेन गैस होती है, 40% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो मीथेन गैस है वही आपकी जलाने के लिए, इंजन चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए काम आती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बेकार की गैस है, वो किसी काम की नहीं है। जो सीएनजी आती है बाजार में, जो हम सीएनजी की गाड़ी चलाते हैं, सीएनजी से जनरेटर चलाते हैं, सीएनजी से कोई और कुछ चलाते हैं, या सीएनजी की पाइपलाइन से घरों में खाना बनाते हैं, जो पाइप नेचुरल पीएनजी है। तो सीएनजी में क्या होता है, जो सीएनजी का गैस होती है उसमें लगभग 89 to 93% मीथेन होती है, 6 से 7% अदर हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका मतलब उसमें भी मीथेन है। बेल से है, बायोगैस से नहीं है, उसका मैं बताता हूं उनको। डॉक्टर विजय, लता जी पूछ रही है बेल से हम कैसे बिजली बना सकते हैं। अच्छा, वो फिर बाद में बताइएगा। ठीक। बेल से बिजली बनाने के लिए एक तंत्र का सिद्धांत है कि जो बैल का 1 मिनट के अंदर में 2 चक्कर काटने का औसत है, उसको तांत्रिक तरीके से बढ़ा करके 400-500 चक्रों पर ले जाना। और ये काम सबसे पहले हमने किया कितनी श्री माधव गौशाला प्रकल्प भीलवाड़ा के अंदर में ये काम हुआ, कानपुर गौशाला में हुआ, और आज इसका यंत्र बन चुका है जो कि लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का है, जो कि आपको 5 से 7 किलोवाट बिजली देता है प्रति एक बैल से। उसके लिए आपको जो भी जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ जी प्रोफेसर साहब, आप बता रहे थे आज के विषय के हिसाब से बायोगैस जी जी। तो हम आईआईटी दिल्ली में मैं बता रहा था कि हमारे जो 20 क्यूबिक मीटर गैस है वो 200 घरों से हम कचरा उठाते हैं, 20 क्यूबिक मीटर गैस बनाते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं। तो जो उसमें जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, मीथेन को लगभग 90% से ऊपर कर देते हैं, 95%। तो जो प्योरीफिकेशन है वो बायोगैस का करते हैं। फिर उसको प्योरीफाइड बायोगैस को हमारी गाड़ी में हाई प्रेशर कंप्रेसर से भरते हैं। जो हमारा फिलिंग स्टेशन है, बिल्कुल जैसे सीएनजी फिलिंग स्टेशन होता है वैसा ही एक 2 सिलेंडर का हमने गांव के हिसाब से 2 सिलेंडर का एक हाई प्रेशर कंप्रेसर से यूज करके फिलिंग सिस्टम बना रखा है, और उसी से मेरी गाड़ी चलती है। उसको पिछले 8 साल से कहीं पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आईआईटी में जो लोग रहते हैं उनके कचरे से वो गाड़ी चल रही है। तो आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे देश भर में, अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस जो एमएनआरई बायोगैस प्लांट पे लगाने के लिए सब्सिडी देती है 12,000 रुपये छोटे प्लांट पे। बड़े प्लांट पे अगर बायोगैस से आप बिजली पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सब्सिडी है।
और बड़े लेवल पे आप बायोगैस को प्योरीफाई करके गाड़ियों में भरने की बनाना चाहें तो उसके लिए अलग तरह की सब्सिडी सरकार देती है। परंतु इससे हटके जो हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय लगभग 9 लाख करोड़ का प्रति वर्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, चाहे वो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सीएनजी हुआ, एलपीजी हुआ। तो उसमें किस तरह से हमारे देश में हम आत्मनिर्भर हो पाएँ, हमारे गाँव आत्मनिर्भर हो सकें, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे हम बायोगैस बना के क्या हम सीएनजी को रिप्लेस कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करते हैं। इस आधार पे उन्होंने एक स्कीम बनाई, उसका नाम है सतत प्रोग्राम, और वो उसका जो टाइटल है वो कंप्रेस बायोगैस की स्कीम है, वो जो पिछले 1 साल पहले ही पेट्रोलियम मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च की है। और उसमें जो 3 कंपनियां हैं पेट्रोलियम की, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल, तीनों कंपनियां मिलके अगले 5 साल में 1,70,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाली हैं। 1,70,000 करोड़ ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम ने इनवाइट कर लिए हैं। लगभग 500 एंटरप्रेन्योर ने पूरे देश भर में 500 ऐसे प्लांट बनाने का सोच लिया है कि हम अपने पैसे से बनाएंगे, और जो बायोगैस बनाएंगे वो चाहे एग्रीकल्चर रेजिड्यू से हो, ह्यूमन वेस्ट से हो, गोबर से हो, गौशाला से आने वाले गोबर से हो, उससे उस बायोगैस को प्योरीफाई करेंगे और फिर जो जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे कंप्रेस बायोगैस सीबीजी के नाम से उसको बेचेंगे। तो भारत सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला है कि कोई भी आदमी बायोगैस को प्योरीफाई करके जो बायोगैस की जो सीएनजी क्वालिटी है उसका नाम है बायोमीथेन, उसका एक स्टैंडर्ड भारतीय प्रमाणिक ब्यूरो ने जो BIS है उसने 16087 उसका IS कोड है, BIS कोड BIS 16087। उस क्वालिटी की अगर आप बेस बनाएंगे और तो किसी भी इन तीनों पेट्रोलियम कंपनियों को अगर देना चाहेंगे तो इनको मजबूरी खरीदनी ही है, और उसकी रेट भी डिसाइड कर दी है 46 रुपये किलो, 46 रुपीज पर केजी बायोगैस की इन कंपनियों को आप बेच सकते हैं। ये भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। तो आने वाले समय में पूरे देश भर में जो भी गौशाला है या जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है या जो भी बिजनेसमैन है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने एरिया के सारे एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज को इकट्ठा करे, अपने काऊ डंग को इकट्ठा करे, उससे बायोगैस प्लांट बनाए और बायोगैस को प्योरीफाई करके इसको 46 रुपये किलो में इंडियन ऑयल को या HPCL को या BPCL को, और इन तीनों कंपनियों को ये हिदायत दी गई है कि ये मना नहीं कर सकते किसी को भी, जो भी बेचना चाहेगा इनको खरीदना ही पड़ेगा। ये भारत सरकार का है, ताकि जो भारत सरकार 8 लाख करोड़ रुपया इंपोर्ट करती है पेट्रोल का, वो हम बचा सकें, हमारे गाँव की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अभी जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन और बायोगैस दोनों साथ मिलकर चलने वाले हैं। तो हर घर में आप अपने टॉयलेट, जो गांव में जो टॉयलेट है वो टॉयलेट, आपका आपके जो भी 2-3 जानवर हैं उसका गोबर, आपका मलमूत्र, खुद का मलमूत्र, उसको सबको बायोगैस प्लांट के साथ कनेक्ट कर देंगे, बायोगैस बनेगी। तो उस बायोगैस को आप खाना बनाने के लिए काम में लिए, बची हुई गैस को आप जो प्योरीफाई करने का हम टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली डेवलप कर रहा है, और 2 व्हीलर बायोगैस से चलने वाले 2 व्हीलर का हम डेवलप कर रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट PhD कर रहा है ऑलरेडी, महिंद्रा और एस्कॉर्ट के साथ मिलकर IIT दिल्ली की मदद से उन्होंने बायोगैस ट्रैक्टर बना दिया है। तो बायोगैस ट्रैक्टर सबको मिलने वाला है आने वाले टाइम में, अगले 2-3-4 महीनों में 2 व्हीलर जब मिलने वाला है तो हर गांव में, हर घर में बायोगैस प्लांट चले, बायोगैस प्लांट के साथ उसका टॉयलेट भी उसमें कनेक्टेड हो, उसमें गोबर भी सारा काम में आए, उसमें किचन से निकलने वाला वेस्ट भी उसमें काम आएगा, एग्रीकल्चर रेजिड्यू जो बच रहा है वो भी उसमें काम आएगा। फिर बायोगैस खाना बनाने के लिए काम में लेने के साथ साथ जो एडिशनल है उसको अगर 2-4 घरों में मिलकर जितनी भी एडिशनल गैस हुई उसको आप प्योरीफाई करने का सिंपल टेक्नोलॉजी बना दें, और एक छोटा कंप्रेसर, सही कंप्रेसर कम कॉस्ट का बना दें, तो वो लोग उसको मोटरसाइकिल में भर दें। तो हमारा प्लान ये है कि आने वाले 2-3 साल में, नीति आयोग से मेरी बात चल रही है, देश भर में जो इस तरह का काम करने वाली, मोटरसाइकिल पे काम करने वाले, उनसे बात चल रही है। आने वाले आप देखिए कि 3-4 साल में गांव में, क्योंकि कारें नहीं है, वहाँ 2 व्हीलर मिलते हैं आजकल, क्योंकि आदमी पैदल भी नहीं चलना चाहता, साइकिल भी नहीं चलाना चाहता, तो 2 व्हीलर सबके पास है। तो वो 2 व्हीलर को किसी पेट्रोल पंप पे जाना नहीं पड़े और वो अपनी बायोगैस से ही उसको चला सके, इसके लिए एक बड़ा कोशिश हो रही है। और आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों में पूरे देश भर में गांव वाले लोग को अपने ट्रैक्टर के लिए
पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं, अपने मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में ही गैस बना के हम अपनी गाड़ी चला सकते हैं और हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बस मुझे ये ज़्यादा नहीं कुछ कहना, इतना ही कहना है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी प्रोफेसर साहब आपने दी है। और ये जो आपने दोपहिया वाहन की बात करी है, मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक इसके बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे। हम आपको अपने आने वाले कार्यक्रम से भी जोड़ते रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि जो बजट नोटिफिकेशन आपने बताया है उसकी एक कॉपी आप हमें मेल कर दें, जिससे कि जो भी दर्शक इसको देखना चाहे देख सकें। और वास्तव में आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा बहुत से हमारे गौप्रेमी, पशु प्रेमी और दर्शक हमारे साथ उपस्थित है। विपिन गुप्ता जी, संदीप जैन जी, शाश्वत गौ सेवा समिति से संदीप शर्मा जी, तरुण गुप्ता जी, लता जी, नरेश जी, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ लोग जो हमसे पूछ रहे हैं कि आज जैसे कि बेरोजगारी का समय है और बहुत से लोग अपना रोजगार खो रहे हैं, और ऐसे में जो हम गोबर से समृद्धि की ओर बात करते हैं तो इसके लिए बहुत सी जानकारी हमें मिल गई, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर वो इसको करना चाहें तो वो क्या करें। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो मैं आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है www.jaivikkheti.com, www.jaivikkheti.in, सॉरी। मैं इसको बाद में फेसबुक के मैसेज में भी डाल दूंगी। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो इसमें आपको फार्मर्स एंड ट्रेडर्स दो ऑप्शन मिलेंगे। आप एक किसान के रूप में भी इसमें जुड़ सकते हैं और एक व्यापारी के रूप में भी इसमें जुड़ सकते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट हमें दी है। तो कृपया आप इसको नोट कर लें, और अगर नोट नहीं कर पाए तो मैं इसको बाद में फेसबुक में ये जो मेल है ये टाइप कर दूंगी। और इस वेबसाइट पर आप अवश्य जाएं, इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और हमारी अगली वक्ता कामधेनु गौशाला की अध्यक्षा माननीय शशि गुप्ता जी, वो हमारे साथ जुड़ने वाली है। मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो गौशाला में स्वयं ये सारे कार्य देखिए, जीवन में विचारों का महत्व होता है, लेकिन जब तक वो व्यवहारिक रूप से सामने ना आ जाए तब तक उनका महत्व जो है अधूरा रहता है। तो कामधेनु गोधाम में ये सब कहते हैं ना, ग्राउंड लेवल पर ये सब कार्य हो रहा है। और इसके लिए उन्होंने एक वीडियो हमें दी है। मैं अशोक कुमार यादव को रिक्वेस्ट करूंगी कि उस वीडियो को चलाएं, जिससे हमारे दर्शक और जानकारी ले सकें। अशोक कुमार जी, कृपया उस वीडियो को चलाएं। अशोक जी, इसमें आवाज नहीं आ रही है, कृपया इसमें आवाज कर दें, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें, मेरा अशोक जी से निवेदन है। क्या दर्शकों तक इसकी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच रही। अशोक जी, कृपया इसको एक बार दोबारा चला दें और इसको आवाज के साथ चला दें। यहाँ पर लगाई हुई है, अब आ रही है। और ये घास देखो, हमारा घास हमेशा ग्रीन रहता है, ये कभी भी
हाँ, अब आवाज आ रही है। कृपया इसको शुरू से चला दें। और ये आज हमारी लगी हुई है। ये बड़ी बूटियाँ उगाई हैं, इतनी हरी भरी, और ये आंवले आवाज लगे थोड़ी हैं। कम है लेकिन आवाज आ रही है। और इनमें खूब आंवले लगते हैं। और अभी आप आंवले देख रहे हैं, हमने इसमें बाजरा, जवार गाय के लिए उगाया हुआ है। और हमने कोई भी इसमें रासायनिक खाद नहीं डाली, सिर्फ और कंपोस्ट भी नहीं डाली है, सिर्फ स्लरी ही डाली है। तो ये स्लरी बहुत ही कामयाब है। तो मैं इसलिए सभी को ये कहना चाहूँगी कि वो बायोगैस प्लांट जरूर लगाएं, चाहे किसी भी साइज का। जैसे अभी हमने 2 तरह के बायोगैस प्लांट दिखाए, 2 तरह के हम अभी और दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारे यहाँ 4 तरह के बायोगैस प्लांट है। जिसको जो सूट करता है वही बायोगैस प्लांट लगाए, ताकि वो गैस इस्तेमाल कर सके और बाद में उसकी खाद उसके खेत के लिए या उसके किचन गार्डन के लिए बेहतरीन खाद हो। हमने यहाँ पर 7 तरह की तुलसियाँ लगाई हुई है। और ये घास देखो, हमारा घास हमेशा ग्रीन रहता है, ये कभी भी पीला नहीं होता, कभी भी सूखता नहीं है, क्योंकि इससे पृथ्वी में जान आ जाती है, पृथ्वी में जान आ जाती है। और ये जो घास हमारी लगी हुई है, ये इसमें पत्थर बिछे हुए थे पहले, बहुत पत्थर है यहाँ पर। तो पत्थर के ऊपर हमने थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी की परत डाली और उसके ऊपर घास लगाई, और ये घास हमेशा 12 महीने हरी रहती है। तो इसमें कोई पत्थर का या मिट्टी का रोल नहीं है, इसमें रोल है बायोगैस स्लरी का। यहाँ पे ये हमारी फल वाटिका है, फल और शाक वाटिका। इसमें हमने सब तरह के फल लगाए हैं, इसमें सभी तरह की सब्जियां लगाई हैं। और वही पहले वाली बात कि हमें इसको कोई भी और तरह की खाद डालने की जरूरत ही नहीं, खाली हम इसमें स्लरी ही डालते हैं, तो जिससे ये हमेशा ही हरी भरी रहती है। और यहाँ की सब्जियों की क्वालिटी और फलों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अभी हम आपको अनार के पेड़ दिखाते हैं, अनार के पेड़, नींबू के पेड़, इनमें ये फलों से लदे हुए हैं। और ये करीब 1 साल से पुराना कोई भी पेड़ नहीं है, कोई 6 महीने पुराना है, कोई 1 साल पुराना है। यहाँ पर 6 महीने में पेड़ों पे आम आने शुरू होते हैं। होता तो कहते हैं कि 2 साल से पहले पेड़ पे आम नहीं आता है, पर यहाँ पर हर पेड़ जल्दी फल दे देता है। ये सारा ये बायोगैस स्लरी का ही कमाल है। हाँ, ये सारे ही अनारों के पेड़ हैं। ये देखो कितने छोटे छोटे पेड़ हैं और इनमें कितने अनार आए हुए हैं। ये पपीते हैं, मौसमी है, और ये कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष देखो दोनों कितने अच्छे में फैले हुए हैं। ये जामुन का पेड़ है। हम अपनी गायों को खिलाते हैं डेली। हम एक शतावर हमारे यहाँ बहुत लगी हुई है, करीब 100-150 पौधे शतावर के हैं, जिनको हम ऑलमोस्ट 2 दिन में एक शतावर निकाल लेते हैं और उसको लगा देते हैं। तो शतावर खाने से गाय का दूध बढ़ता है। ये देखिए अनार के पेड़ पे कितने बड़े बड़े अनार आए हुए हैं, जिससे इसी फल का कमाल है। ये आप इसके अलावा एक और वीडियो भी है जिसमें बायोगैस के बारे में विस्तार से बताया गया है, किंतु समय सीमा के कारण हम उसको अपने अगले कार्यक्रम में रखेंगे। धन्यवाद कर दूं। और किसी भी श्रोता का कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे फेसबुक लाइव पेज पर जाकर आप पूछ सकते हैं, हम उसको अवश्य उत्तर देंगे। हमारे साथ बहुत माननीय गुप्ता जी हैं और
जितने भी कार्यक्रम में भाग लेने वाले दर्शक हैं और अतिथि हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हमें बहुत उपयोगी जानकारी का पता चला है और आशा करते हैं कि ये जो जानकारी है ये दर्शकों के लिए उपयोगी होगी और आने वाले समय में भी हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। और सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगली बार आज ही के दिन देसी समय। जय गौ माता। डॉक्टर एस के मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, आपका ये कार्यक्रम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये आपको बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। देश में जागृति लेकर के आएगा और जो है आप इसको अभी हमें कम से कम 6 महीने दिवाली तक इस कार्यक्रम को चलाना है, अलग अलग विषय को लेकर के।